सहारा प्रणाम। बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। देश में कोरोना की रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। हर तरफ भय और दहशत का माहौल है। राज्य अपने अपने हिसाब से लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लखनऊ में व्यापारियों ने खुद ही 3 दिनों तक दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने दूसरी कई पाबंदियों के साथ वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू जारी है। इन पाबंदियों के बावजूद कोरोना देश के ज्यादातर राज्यों में तांडव मचा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है और पहली बार नए मामले 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। पहली लहर में भी कोरोना का यह विकराल रूप इससे पहले देखने को नहीं मिला था। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सीबीएसई ने पहले ही परीक्षा स्थगित करने की घोषणा कर दी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में स्नातक चिकित्सा परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1038 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे निपटने के लिए देश के करीब 20 राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में राज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में पहले से ही लागू है। यूपी में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही 1 मई तक के लिए सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इसके अलावा राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजस्थान में भी कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन है। लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना केसों में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में क्या ये पाबंदियां काफी हैं या देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। आखिर कोरोना का इलाज क्या है? तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट का एक पैनल जुड़ गया। डॉक्टर रश्मि गुप्ता डायरेक्टर हैं फेलिक्स अस्पताल से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर डी.आर. राय पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप लोगों का भी। सबसे पहले डॉक्टर राय, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस में इस फेज में हमने पहले के फेज के भी मुकाबले जो उछाल देखा है, 2 लाख के भी पार महज 24 घंटे में। सवाल यह है कि ये 2 लाख तक ही रहेगा या ये आंकड़ा इससे और कहीं ज्यादा पहुंचने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही आधी आबादी इस वायरस की चपेट में होगी। और हमको चिंता होनी भी चाहिए। 2020 के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना पे कंट्रोल किया था और हम लोगों की आपस की लापरवाही ने हमको आज इस कगार पे खड़ा कर दिया। लोग बाग भूल गए कि वैक्सीन आ गया है, अब हम बीमार होंगे नहीं, इलाज आ गया है। भाई मैं एक बार ने कितनी बार कह चुका हूँ, वैक्सीन आपको सिर्फ प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, आपको इम्यूनिटी देगा, लेकिन वैक्सीन इलाज नहीं है। आज वैक्सीन लगाने के बावजूद भी हमको मास्क को नहीं भूलना है, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है, लेकिन हमारी जनता ने सब चीजें ताक पे रख दी और लिबर्टी इतनी ज्यादा हो गई कि कोई लोग बाग ये सोचने लगे अब तो कुछ होगा नहीं। और जिसकी वजह से है जो डबल म्यूटेशन का जो वायरस आज हमारी कंट्री के अंदर आया हुआ है, उसकी सबसे बड़ी खासियत इसी बात की है कि उसकी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें 2020 के अंदर पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.2-0.4 तक चलती थी और आज हमारी पॉजिटिविटी रेट 14 पॉइंट पे पहुंच गई है, जो वाकई में चिंता का विषय है हमारे सबके लिए। और आज देश एक तरह से युद्ध की स्थिति के अंदर है। अगर आज भी हमारी जनता नहीं समझेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि वो घर से काम नहीं है तो ना निकलें, निकलें तो मास्क के बिना बिल्कुल ना निकलें, और अगर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। और सरकार को भी जो सरकार जो अपने लेवल पर कर सकती है कर रही है, लेकिन उसको भी आज पब्लिक के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। वीकेंड के कर्फ्यू से अगर काम नहीं चलता तो पूरा लॉकडाउन कीजिए। आप अपनी आजमाइश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से वायरस फैल रहा है कि हमारा नाइट कर्फ्यू उसको हेल्प करेगा या वीकेंड हेल्प करेगा। पर जो एक्सपर्ट्स लोग हमारे बैठे हैं वो इस चीज को ध्यान देंगे
और उसको कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू या फिर जो वीकेंड लॉकडाउन है उससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। इस बात को तो आम लोग भी अब डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जीवन और जीविका ये दो बड़े सवाल हैं जो तमाम सरकारों के सामने चुनौती बने हुए हैं, और शायद यही वजह है कि सरकार इस बार लॉकडाउन जैसे जो सख्त ऑर्डर्स हैं उसको लागू करने से पहले शायद 100 बार सोच रही है, और यही वजह है कि अभी भी झिझक है और ये फैसले उस तरीके से नहीं लिए जा रहे हैं। जबकि अब तो ज्यादातर वर्गों से इस बात की डिमांड होने लगी है कि भाई लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि अब अगर इससे बड़ा विस्फोट हुआ तो शायद हमारे संभाले नहीं संभलेगा। डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फेलिक्स अस्पताल से डायरेक्टर है। डॉक्टर रश्मि, मेरा सवाल आपसे ये है कि अस्पतालों की भी एक क्षमता है, और जिस तरीके से अचानक से कोविड के केसेस में हमने एक सप्ताह के अंदर ही जो स्पाइक देखा है, मुझे नहीं लग रहा है कि स्पाइक यहां पर रुकने वाला है, क्योंकि 14 से 15 दिन तो लगते ही लगते हैं। इस वक्त भी अगर हमने इन तमाम मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया तो भी इसे रोकते रोकते, कंट्रोल करते करते हमें एक खास टाइम पीरियड तक जाना पड़ेगा। ऐसे में जो कम सीरियस लोग हैं वो मरीज भी शुरुआत में ही पैनिक हो जा रहे हैं, अस्पताल का रुख करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर कोविड हो चुका है तो अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि अगर तमाम सुविधाएं नहीं मिली तो न जाने इसके बाद हम बचेंगे या नहीं। ये जो पैनिक जैसी स्थिति है जिसको लेकर के अस्पतालों में बहुत केओटिक हालात हैं, जो स्थिति है शायद वो बताई नहीं जा रही है, लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या देख पा रही हैं? और इस तरह के लोगों को जो शायद कम सिम्टम्स वाले हैं या फिर हल्के फुल्के लक्षण के साथ हैं, वो घर पर ही खुद को कैसे सुधार सकते हैं, थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या शायद इस समय यही है कि हल्की सी लोगों में इतना ज्यादा पैनिक हो गया है कि वो थोड़े से सिम्टम्स में भी अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। जी, जैसे पहले कहा जा रहा था, बार बार हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें इस बात लोगों को इतना ज्यादा जागरूक करना है कि प्लीज पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि जो समस्याएं उजागर हो रही हैं, ये जो बेड की शॉर्टेज और ये समस्या आ रही है, शायद ये पैनिक की वजह से और ज्यादा आ रही है। तो देखिए, जितने भी माइल्ड सिम्टम्स हैं उन मरीजों को ये समझ लेना चाहिए कि 90% केसेस घर पे ठीक किए जा सकते हैं। अगर उन्हें पैनिक हो रहा है तो देखिए, टेलीकंसल्टेशन की भी बहुत सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध है। वो डॉक्टर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं, उनकी दी हुई दवाइयों का घर में सेवन कर सकते हैं, घर में अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अपना SpO2 खुद मॉनिटर कर सकते हैं, अपना BP वो खुद चेक कर सकते हैं, और अच्छी डाइट लेकर अपने घर में आइसोलेट रहकर ठीक हो सकते हैं। तो लोगों को ये समझना है कि ये पैनिक क्रिएट करने का समय नहीं है, रादर अब ये समझदारी दिखाने का समय है, क्योंकि हम पैनिक क्रिएट करके सिचुएशन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं। शायद इसे हम ही बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं कि हमने सिचुएशन को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि हाहाकार मचा हुआ है। तो अब लोगों को समझदारी से काम लेने की जरूरत है कि वो थोड़ा सा समय लेकर थोड़ा सा पहले सोचें कि क्या वास्तव में उन्हें अस्पताल की जरूरत है, और फिर उपाय लीजिए। डॉक्टर रश्मि, यहाँ चलिए, ये तो ठीक है कि जो मरीज हैं शायद वो पैनिक हो जा रहे हैं, और इस बीमारी को लेकर के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह का ऑरा है, शायद उस पैनिक की वजह से एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है कि लोग अस्पताल की तरफ रुक कर जा रहे हैं। लेकिन जो मरीज वाकई अस्पताल में क्रिटिकल यूनिट्स में हैं, उनको भी इस बार कहा जा रहा है कि अगर पिछली बार की सिवियरिटी के कंपैरिजन किया जाए तो इस बार ये सिवियरिटी ज्यादा है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर सिर्फ लोग बातों में आ रहे हैं और उन अफवाहों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और ये डर की वजह से स्थिति और गंभीर हो गई? देखिए, ये सच है कि इस बार सिवियरिटी ज्यादा है और इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा है, जो ये डबल म्यूटेंट वाला वायरस रेट बहुत ज्यादा है। तो देखिए, हमें जब वो सीवियरिटी आएगी, आपके पास समय है, आपको पता है कि सिम्टम्स आने के 3-4 दिन 5 दिन लगते हैं कॉम्प्लिकेशंस आने में जी। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उस सीवियरिटी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। समस्या ये है कि जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ज्यादातर केसेस वो होते हैं जो लेट डायग्नोज होते हैं और जिन्हें समय से जो ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाना चाहिए वो नहीं होता। तो देखिए, हमें भी पता है कि हमारी जो हॉस्पिटल सेवाएं हैं, जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, वो इतना मैच्योर नहीं है। बिल्कुल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस की जरूरत है। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरपी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपका ही रुख कर रही हूँ। सरकार ने तमाम तरह के प्रयास कर लिए, अब तक तो कर लिए हैं, हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन जिसको लेकर के अब कई वर्गों से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है, क्योंकि जब बहुत कम केसेस थे तब पूरे देश को रोक दिया गया था। आज लाखों में ये संख्या है, उसके बावजूद सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जीवन और जीविका, सरकार को भी इन दोनों में से प्राथमिकताएं दोनों को ही देनी है।
उपाय क्या हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए था, या फिर पिछली बार की दूध का जला, जैसे कहा जाता है कि छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्योंकि पिछली बार इतनी पब्लिक से बातें सुन चुके थे कि इस बार इस तरह के किसी भी सख्त इंतजामात को करने से पहले या फिर मैकेनिज्म को अपनाने से पहले सरकार खुद शायद सोच रही है, हाथ बांधे हुए। देखिए, दो बातें हैं। 2020 में अचानक जिस तरह से ये हमारे सामने आया पेंडेमिक बन के, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, सरकार भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये कैसे हम निपटे इससे। आनंद फानन में उन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया, निश्चित तौर पे सरकार की बहुत फजीहत हुई और पूरा देश हिल गया एक तरह से। हमने देखा कि किस तरह से भूखे पेट नंगे पांव लोग बेतहाशा अपने घरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। मूल सवाल ये है कि 2020 से 21 तक का जो हमने सफर तय किया है, इसमें सरकारों ने कुछ सबक ली है? क्या सरकारों ने ऐसा कोई नज़ीर पेश किया है कि आम जनता के जहन में ये बात बैठे कि हमें कैसे इसे बचाव करना है? जबकि सारे लोग जानते थे, हिंदुस्तान के अलावा और अन्य देशों के लोग भी जानते थे और इस पे चर्चा होती चली आ रही थी कि दोबारा इसकी लहर आने वाली है जी। 20 और 21 के बीच में हमारी कौन सी ऐसी तैयारी है जो आज हमारे काम में आ रही है? निश्चित तौर पे सरकारों ने इसके प्रति उदासीनता दिखाई है और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से देश के शीर्ष स्तर पर बैठे नेताओं ने एक तरह से नादानियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति के वजह से, सत्ता लोभ के वजह से जिस तरह का आचरण उन्होंने दिखाया है, निश्चित तौर पे बाकी लोगों के जिस चीज का जिक्र सर आप कर रहे हैं उसको लेकर के उपाध्याय सर से मेरा सवाल है। सर, जाहिर तौर पर संजीव जी ने चुनावों का जिक्र नहीं किया, या फिर इस तरह की कुछ और इवेंट्स जो हाल फिलहाल में हमने देखे, फिर चाहे किसान आंदोलन की मैं बात कर लूं या फिर कुंभ जैसे इवेंट की मैं बात कर लूं, इन तमाम चीजों को भी लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा खूब हो रही है। लोग दलील दे रहे हैं कि अगर हम मरकज को लेकर के इतने सख्त हो सकते थे तो इन तमाम चीजों को लेकर के सख्ती क्यों नहीं बरती गई? जब बिहार चुनाव अगर हो रहे थे तो वर्चुअल रैलियां हो रही थी, तो आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या नया था कि आपने रैलियों की अंबार लगा दी और वहां पर तो जो भीड़ है उसको देखने के बाद डर लगता है, कोविड की केसेस को देख करके डर लगता है। क्या लगता है कि जिन्होंने पहले सीख दी थी 2 गज की दूरी है जरूरी और मास्क को अपनाएं, तमाम तरह के इंतजामात करें, वो आज अपने दिए गए नारों को ही भुला बैठे? देखिए, यही बहुत बड़ा कारण प्रीति कहीं ना कहीं इस महामारी का फैलने का है जी, कि एक तरफ आप बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से वायरस फैल रहा था तो आप कह रहे थे कि भाई नहीं, हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं या दूसरे इंतजाम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे थे आप? मेरी समझ से परे है। आम आदमी से बात करी तो मेरी एक मजदूर से बात हुई, बोला साहब दिल्ली में ही थोड़ा है कोरोना, कोरोना बंगाल में नहीं है क्या? बंगाल में इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी देश के जाके वहाँ संबोधित कर रहे हैं, पद यात्राएं हो रही हैं। तो क्या दिल्ली के लिए है, बंगाल के लिए कोरोना नहीं है? तो देखिए, वो एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं देखने में आया कि जब सरकार सुस्त हो जाती है तो जनता का जो एक अलर्ट रहने का मोड पे आप उससे उम्मीद करते हैं, तो जनता अलर्ट मोड पर नहीं रहती है, वो भी उतने हल्के में लेती है। अब पिछले साल की बात करते हैं, 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे। सर, मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, सॉरी आपको मैं रोक रही हूँ। आपने जब कहा कि जब जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो आइडल्स हैं, जब वो लापरवाही करने लगते हैं, वो उन नियमों का पालन करते नहीं दिखाई देते हैं, तो जनता को भी एक मौका मिल जाता है और वो भी शायद उदासीन रवैया अपनाते हुए इन तमाम प्रोटोकॉल्स की अवहेलना करने लगती है। लेकिन सर, जान तो अपनी है ना। अब जिस तरीके से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, अभी जब तक हम रोक पाएंगे तब तक रोकते रोकते भी स्थिति ऐसी पहुंच चुकी होगी जिसके बाद हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसे संभाल पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। इसी वक्त देश के शमशान घाटों की जो तस्वीर आ रही है वो बयान नहीं की जा रही है, लाशें इंतजार कर रही हैं सर, और अभी तो शुरुआत हुई है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो न जाने खुदा ना खास्ता किस तरह के और रुख पर हम रास्ते पर बढ़ चले हैं, सोचना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब इस तरह के हालात हो जाएंगे तो न शमशान घाट सरवाइव कर पाएंगे, न अस्पताल सरवाइव कर पाएंगे, न डॉक्टर सरवाइव कर पाएंगे। और देखिए, पहली वेव के बाद में हमें संभल जाना चाहिए था, हमें अपनी तैयारी बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन प्रीति, कल कश्मीर में मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, बोले सर 2020 में जो इंतजाम किए गए थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। मान लिया आपने स्पेशल वार्ड बनाया और उसमें ICU और वो सब क्रिएट किया गया, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वेव ख़त्म हुई तो उसके बाद वो सब नॉर्मल उसमें बदल दिया गया। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो भी आपने
ने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कहीं ना कहीं। तो अब तो ये पेंडेमिक इतनी जल्दी तो सारी चीज़ें फिर बन नहीं सकती हैं, और फिर भी भारत को बहुत समय मिलता है। देखिए फर्स्ट वेव दुनिया में आ गई तो उसके बहुत दिन बाद भारत में आई, सेकंड वेव का भी आप देखेंगे कि हमें तैयारी करने का, संभलने का बहुत मौका मिला एक्चुअल में। जब दुनिया में सेकंड वेव बहुत तेज़ी से फैल रही थी तो भारत में काफ़ी एक समय का गैप रहा और उसके बाद आई। अगर सरकारों की नीयत होती और सरकारें चाहती तो उस समय अलर्ट कर सकती थी, अपने इंतजामात को बढ़ा सकती थी। संजीव जी, इच्छा शक्ति की कमी या फिर चुनाव राजनीति, ये सब कुछ आम जनता के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दिया, लिहाजा हमारे हुक्मरानों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और चुनावों को संजीदगी से लेते रहे और अब भी जारी है। ये सत्ता की भूख कही जाएगी, इसे सीधे सपाट लहजे में यदि कहा जाए तो ये सत्ता की भूख ही थी कि सब चीज़ को दरकिनार करते हुए हमारे शीर्ष स्तर के, जिनके बारे में हम कहना चाहते थे कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके जैसा बोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके जैसा आचरण बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने जो नज़ीर पेश की वो बेहद शर्मनाक रहा। दिन भर आप लगातार रेडियो में रहेंगे और शाम में पहुंच के टीवी के सामने यदि आप कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, निश्चित रूप से लोग हंसते हैं इस तरह की बातें सुन के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नज़ीर ऐसा पेश करना चाहिए था कि आपके जैसा हमारा आचरण बने। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो लोग, आम लोग जो थे वो लापरवाह हो गए और उन्हें लगने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो जब इन्हें नहीं हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्टर राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं रुक करूंगी, लेकिन आप दोनों से ही पहले क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगी कि जब आप बातें करते हैं कि ये जो रैलियां इस वक्त की जा रही हैं इनकी कोई जरूरत नहीं थी, चुनाव आयोग या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये पावर्स नहीं थी कि इन्हें रोका जा सके? वो भी तो सब कुछ देख रहे हैं ना। देखिए, चुनाव आयोग तो लगातार संदेह के घेरे में है। 2014 के बाद से ही उनकी जिस तरह की आचरण रही है हमने 19 में भी देखा है। कई बार, एक बार नहीं कई बार जब विपक्षी दलों की वो बात नहीं सुनते हैं तो कोर्ट को चाबुक तक लगाने की नौबत आ गई है। तो देश की संवैधानिक संस्थाओं के हालात क्या है इस सरकार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग यदि चाहता तो सख्ती के साथ इसके पालन कराता और वो सख्ती के साथ इसको बाकी राजनीतिक दलों के ऊपर भी चाबुक चलाता वो, लेकिन ऐसा नहीं देखा हमने कभी भी। हमने देखा चाहे वो धर्म के मामले में चुनाव, जिस तरह से बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल खेला गया उसमें भी उन्होंने चुप्पी साधी, जिस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक बार कोर्ट के दखल के बाद में शायद कुछ रास्ता दिखे और सख्ती बरती जाए। उपाध्याय जी, हर व्यक्ति देखिए जिम्मेदारी से बच रहा है, कोई भी जिम्मेदारी, न कोर्ट अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और न चुनाव, कोई भी संवैधानिक संस्था है वो एक दूसरे के ऊपर टालते हैं। हम कहते हैं कि भी कोर्ट देखे, कोर्ट कहता है सरकार देखे। भी कोर्ट क्यों देखे? सरकार किस लिए चुनी जाती है? जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? फैसले उनको लेने चाहिए। तो जब वो लोग फैसले नहीं ले तो कोर्ट क्यों फैसला लेगा? एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं टाला गया और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जब सब लोग और फिर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी कुंभ के बारे में अभी रावत जी का बयान आया कि नहीं गंगा मैया है, वो खुद संक्रमित हो गए, उन्हें खुद कोरोना हो गया, लेकिन जनता को कह रहे गंगा मैया बचा लेंगे। गंगा मैया ने आपको तो बचाया नहीं, उस जनता को। तो आप जानबूझ के कहीं ना कहीं जब हमारे नेता इस तरह की बातें करते हैं तो आम जनता जो शायद दलील देने से पहले उन नेताओं की बातों पर ज्यादा भरोसा कर लेती है, वो जिरह तो करने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो अपनी और अपनों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये वायरस हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा, पक्ष विपक्ष नहीं देखेगा। अगर आपको अपने चमेटे में लिया तो देखिए फिर बचाव कैसे होगा वो आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है और आप किस तरह के हालात में हैं। डॉक्टर राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं IMH से। डॉक्टर साहब, आप तो भारतीय अगर हेल्थ के सिस्टम की बात की जाए तो बखूबी जानते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग जूझ रहे हैं। इन दिनों कुछ बदलाव भी किए गए, खास करके अगर स्पुतनिक V की मैं बात करूं तो उसे भी अचानक से इन हालातों में अप्रूवल दिया गया। साथ ही साथ अगर रेमडेसिविर की बात की जाए तो उसकी भी शेल्फ लाइफ जो है उसे बढ़ा दिया गया, 6 महीने से 1 साल कर दिया गया। क्या ये तब्दीलियां कर देने से हम कोविड से निपट पाएंगे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गुंजाइशें कितनी है सर, समझना चाहूंगी। बड़ी विडम्बना की बातें हैं जो आप कह रही हैं, 100% बिल्कुल सही है। जो चीजें हमको पहले कर देनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, जिसकी वजह से आज ये चीजें हम कर रहे हैं। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि आज की डेट में जीवन बचाने वाला इंजेक्शन हो गया है। जब मैं टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से देखता हूँ कि 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लोगों के लिए बनी पड़ी है। आप बताइए, एक किसी का चाहने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और उसका बच्चा, उसकी बहन, माँ, बेटा वो लाइनों में लग के इंजेक्शन ला रहे हैं। हमने पहले भी, सरकार ने कुछ किया इसके मामले में, हम उसके भी तारीफ करेंगे कि उन लोगों ने वो इंजेक्शन सिर्फ अस्पताल में हो, कहीं प्राइवेट में ना बिके।
जहां पर कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं वहां पे आराम से उनको मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने राजसभा जिम्मेदारी से बच रही सरकारें, जैसे कि भी उपाध्याय जी वगैरह और संजीव जी कह रहे थे, मैं कहूंगा सारी दुनिया बचती रही, लेकिन एक डॉक्टर कम्युनिटी ऐसी थी जिसने कभी भी इसकी तरफ नहीं सोचा और हमेशा आगे आके अपने दाप को आश्चर्य होगा जान के 750 डॉक्टरों ने अपना जीवन निछावर कर दिया अपने देश की सेवा के लिए। और उसके बाद हम लोग आज भी कह रहे हैं कि भैया घबराओ मत, पैनिक की मत फैलाओ, जहां तक हो सकता है अपने आप को बचो। अपनी जिम्मेदारी अगर आप रखोगे, मास्क लगाओगे, दूरी रखोगे, आपको आज की तारीख में सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हो, आप ही अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को बचा सकते हो। ये अगर फॉर्मूला आप लेके चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हमारी इफेक्टिविटी और रिकवरी रेट भी हमारी बहुत अच्छी है। माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अभी जो कह रहे हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन ये पैनिक ना फैलाकर हम अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। कुछ राज्य सरकारों ने टेलीफोन के ऊपर ये उपलब्ध सोसाइटी बना दी है कि वो जब पता लग जाता है कि आप पॉजिटिव, तो आपसे पूछते हैं भाई आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका ये कैसा है, वे कैसा है, तो आपको एक फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन जनता को देखिए, बिल्कुल मास्क को एक फैशन की तरह ठोड़ी के ऊपर लगा के या सर के ऊपर लगा के घूम रहे हैं, तो इससे कैसे काम चलेगा। लेकिन सरकार को वैक्सीनेशन को भी और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जो हमको किसी भी हालत में इस बीमारी से लड़ने में सहायता कर रहा है। वैक्सीनेशन इलाज नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं सर। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, हालांकि मैं रेमडेसिविर को भी लेकर के आपसे सवाल पूछ चुकी थी, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के भी सवाल पूछूंगी। देश में इस वक्त आप लोग क्योंकि बारीकी से इस तरह के केसेस को देख रहे हैं, और इसके बाद इसी का जवाब मैं डॉक्टर रश्मि से भी चाहूंगी कि ऐसे कितने केसेस हैं आपके सामने जो वैक्सीन करवाने के बावजूद इन्फेक्टेड हुए और बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं तो कम से कम अस्पताल तक तो पहुंच ही चुके हैं। इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट्स है क्या? क्योंकि अब तो लोग दलील दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से क्या हुआ, बीमार तो फिर भी लोग हो रहे हैं, कोविड से संक्रमित तो फिर भी हो रहे हैं, वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे लोग। ये जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हम डॉक्टर समाज के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। आपने अभी टीवी के माध्यम से देखा और हर चैनल ने इस चीज को दिखाया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 50 डॉक्टर संक्रमित हो गए। आप गंगाराम हॉस्पिटल के 35 डॉक्टर जिनको 2 डोज मिल चुकी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि डॉक्टर संक्रमित हो गए तो उसकी पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है। कोई भी आदमी को वैक्सीन के बाद भी इंफेक्शन हो रहा है। इस प्रकार की हमारे डाटा हमारे पास हैं कि अगर आपको एक वैक्सीन लग चुका है तो आपको संक्रमित होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप संक्रमित होंगे तो आपकी सीवियरिटी नहीं होगी, आपको माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। तो हम अगर इसकी तरफ जाएंगे, हम भ्रम की स्थिति नहीं फैलाना चाहते। जो भी डॉक्टर हुए, देखिए डॉक्टर तो सबसे ज्यादा मरीजों से मिल रहा है, वो तो ये कह भी नहीं सकता भी तुम खांस क्यों रहे हो, तुम ऐसे क्यों रहो। और सुबह से लेकर शाम तक पीपी पहन के, आप बताइए मास्क पहन के आदमी 1 घंटा नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही बात है। बेचारा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उसी ड्रेस में काम कर रहा है। सर कई बार तो इससे भी ज्यादा वर्कर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डॉक्टर्स जिस तरीके से लगे हुए हैं दिन रात, उनकी सोचिए, अपनी नहीं तो कम से कम उनकी सोचिए, क्योंकि वो जिस तरीके से वल्नरेबल हैं, उनसे ज्यादा तो कोई भी इस बीमारी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, क्योंकि वो इसी तरह के मरीजों से डील कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रश्मि, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद, क्योंकि कहा गया कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से लड़ने का, 3 वैक्सीन अब तक आ चुकी हैं, 2 लगातार प्रोसेस में है, तीसरी भी आजकल में मुझे लगता है कि प्रोसेस में शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे भी परमिशन मिल चुकी है। मैं स्पुतनिक वी की बात कर रही हूं। लेकिन अब तो जो मरीज वैक्सीन लगवाने के बावजूद इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी दलील है, उनके परिजनों की दलील है, और बाकी लोग इसलिए नहीं लगवा रहे कि वैक्सीन लगाने के बावजूद कौन सा बदलाव आया, लोग तो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हुए हैं, हेल्थ वॉरियर्स भी इन्फेक्टेड हुए हैं। तो वैक्सीन से जब बचाव नहीं तो रिस्क कौन लेगा? कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, एक जनता में ये मैसेज पहुंचाने की भी जरूरत है, और जनता को भी ये समझना चाहिए। हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपको डिजीज से बचा रही, डिजीज से नहीं बचा रही है बल्कि उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा रही है। तो वो ये देख सकते हैं कि पहली बात तो हमारे पास अभी वो डाटा ही नहीं है कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है एडिक्वेट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप होने में, इम्यूनिटी आने में। तो अभी तक हमारा जो वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ है, 2nd डोज के बाद इतना समय अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन बहुत कम केसेस में 2nd डोज के बाद जितना समय हुआ होगा। तो इसलिए 1st डोज के बाद ही आप प्रोटेक्टेड हो गए और आप मास्क घर में छोड़कर घूमने निकल जाएं,
तो इस बिहेवियर से काम नहीं चलेगा, हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा रही, आपको समझना चाहते हैं, वो ये भी समझ सके कि वो अगर एक डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसका कॉम्प्लिकेशन, उनके में कॉम्प्लिकेशन कितने आए, उनमें सीवियरिटी कितनी हुई है। आइडियली डाटा वो होता है जब हम वैक्सीन के बाद भी बात करें कि सेकंड डोज के 6 to 8 वीक्स के बाद कितनों को इन्फेक्शन हुआ है और कितनों को कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, हम उसको देखें। देखिए, हम लेमैन लैंग्वेज की तरह जनता केवल एक बात को पकड़ के कि वैक्सीन लग गई तो इम्यूनिटी नहीं आ रही है, हम कह रहे हैं वैक्सीन लगने के बाद भी, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि प्लीज वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क ढंग से लगाइए, हैंड हाइजीन का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, हैंड हाइजीन प्रॉपर कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, आप उसका पालन कीजिए। हम बार बार आपको ये याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, और इस चीज को देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को समझना होगा कि कोविड के संदर्भ में जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर उसे हम खुद में अख्तियार कर लें और अपने सामने वाले को समझाते रहें तो शायद हम इस बीमारी की चेन को ज्यादा बेहतर तरीके से तोड़ पाएंगे और हम इस बीमारी से जीत भी जाएंगे। जो लापरवाही हमसे हुई अब उसे दोबारा नहीं दोहराना है। अगर देश का हर नागरिक इसको लेकर के दृढ़ता के साथ निश्चय कर ले कि गैर जरूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें, और उम्मीद करते हैं कि देश का हर नागरिक इसकी गंभीरता को समझेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रश्मि, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिया राय साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संजीव जी हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।